राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और अभी हाल ही में उनके बहुत ही क्लोज एसोसिएट सहयोगी मिलिंद देवड़ा छोड़ के चले गए हैं शिवसेना शिंदे गुट के साथ। इसके पहले अगर देखिए तो आरपीएन सिंह, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद, ये सारे राहुल गांधी के क्लोज टीम में थे। सब छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं। क्या ऐसे जो बड़े नेताओं के साथ जो लोग होते हैं उनको कभी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कि पार्टी का लाइन क्या है, कैसे है? अगर नहीं दी जाती है तो आखिर क्या खानदान की वजह से ही बड़े पदों पर जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के टीम में शामिल होते हैं? क्या वजह है कि अवसर देखते ही ये लोग कट लेते हैं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इसी विषय पर चर्चा है, जरा समझने की डायनेमिक्स कोशिश कर रहे हैं कि रहते हैं कांग्रेस के अंदर, पूरी मलाई खाते हैं, पिता भी बेटे भी, लेकिन क्या जो जिन है उसमें हिंदुत्व आरएसएस का जो गुट्टी है वो मिला रहता है क्या? अवसर देखते कट लेते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, आप जिन 4 लीडरों के आपने नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, फिर अपने ये जतिन प्रसाद हो गए, आरपीएन सिंह हो गए, लेटेस्ट मिलिंद देवड़ा हो गए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये ना आरएसएस का कोई इनका कोई पुट है, ना हिंदुत्व का पुट है। ये वो लोग हैं जो बड़े लंबे समय से कॉरपोरेट प्लांटेड लीडर्स थे, जो हर जगह सत्ता में प्लांट कर दिए जाते हैं, और ये बेसिकली कॉरपोरेट के लिए दिल्ली के गलियारों में काम करते रहे हैं। लेटेस्ट मिलिंद देवड़ा की बात ही की जाए तो मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट थोड़ा सचिन पायलट भी क्या है, अड़ गए नहीं, वो एक्सपोज हो गए थे बीच में जाने की, उनकी भी पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो एक्सपोज हो गए। ये चारे लीडरों को अगर आप देख लीजिए कि ये एक लिगेसी से, आरपीएन सिंह भी कहा जाए तो एक लिगेसी के ही हैं, कहते हैं कि हम कोई राज परिवार है उधर कुशीनगर के। लेकिन अगर जतिन प्रसाद के बेटे हैं, मिलिंद देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य जो हैं माधवराव के बेटे हैं, ये लीडर जो हैं कांग्रेस में लंबे समय से थे, लेकिन ये कॉरपोरेट गवर्नेंस से कंट्रोल होते रहे लीडर हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में और जो कांग्रेस की जो एक सोशलिस्ट जो पॉलिटिक्स में जो कॉरपोरेट ने अपने हिसाब से जिनको प्लांट किया था कि जो कांग्रेस में कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। अगर आप देख लीजिएगा, मिलिंद देवड़ा के फादर मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी के पुराने बंदे थे, जो उनके लिए शुरू से लाइजनिंग का काम करते थे मुरली देवड़ा। ये पूरा बॉम्बे जानता है। ये कोई कांग्रेस की विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर इनसे पूछिएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था, इनको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप क्या है, नेहरू का सोशलिज्म क्या है, इनको एबीसीडी नहीं पता। मुरली देवड़ा को भी नहीं पता था। वो वन पॉइंट पे आए थे कि वो सब ये थे कि दिल्ली में मुकेश अंबानी और अंबानी फैमिली के इंटरेस्ट को वॉच करते थे। माधवराव सिंधिया का फैमिली संघ परिवार से जुड़ा हुआ था। जब इंदिरा गांधी के सोशलिज्म का अटैक हुआ, उसमें से एक धड़ा जो है कांग्रेस के साथ आ गया अपने सारी चीज़ों को बचाने के लिए। धीरे धीरे ये राजवाड़े जो थे ये भी सब सारे कॉरपोरेट के नज़दीक बन गए, सब कॉरपोरेट के नज़दीक बन गए। और दिल्ली में 1990 के बाद और 1980 के बाद जब कॉरपोरेट का जब प्रभाव बढ़ा लिबरलाइजेशन के बाद, तो ये सारे लीडर्स उनके लिए काम कर रहे थे। इसी ढंग से आप जतिन प्रसाद को ले लीजिए, ये सब दिल्ली के जो एसी एयर कंडीशन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, 5 स्टार जो पॉलिटिक्स, या जो आप एक सोशलाइट्स की तरफ से कहिए कि पेस्ट्री पॉलिटिक्स के सब प्रोडक्ट हैं। इनका जनता में कोई आधार नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि हम नरेंद्र मोदी जी को इतना गाली देते हैं कि क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं, अंबानी अदानी के लिए काम करते रहे हैं। तो ये चीज आप मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में देखिए कि ये जो चारों थे, चारों बड़े मलाईदार पोस्टों पे थे। उस समय रफ्तार वो कम, रफ्तार नहीं थी उससे, वैसी रफ्तार नहीं थी। वो कोई बेचा नहीं गया था, साइलेंट 4 कंपनी ये साइलेंट ऑपरेशन करते थे। अगर इन बंदों का उस समय देखिए इतना इन्होंने पावर एंजॉय किया, ज्योतिरादित्य ने पावर एंजॉय किया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। मुरली देवड़ा को तो आप ये देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया गया था जिससे मुकेश अंबानी के कारोबार से जुड़े हुए थे, पेट्रोलियम से था, एनर्जी था, इस तरह के मंत्रालय मुरली देवड़ा के पास था, या इनके पास। बाद में शायद ये भी मंत्री बन गए थे, मुझे पता नहीं मिलिंद देवड़ा मंत्री बने थे कि नहीं बने थे। तो ये जो सारे लोग हैं इनको मंत्रालय भी कॉर्पोरेट जगत दिखा था। अब आप बताइए कि अगर ये कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट इन लोगों का होता तो ये आज भाजपा में क्यों जाते? बिना सत्ता के रह नहीं सकते ये।
क्योंकि इनको जिन्होंने कांग्रेस में फिक्स कर रखा था, जिनके लिए कांग्रेस में ये काम करते रहे हैं, जिन बड़े घरानों के लिए, उन्हीं लोगों ने इनको कहा कि अब आप भाजपा में जाइए। पेरोल पे हैं एक तरह से उनके पेरोल पे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये चीजें राहुल गांधी को आज तक समझ में क्यों नहीं आई। पिछले 20 सालों में वो एक्टिव है कांग्रेस में, मुझे लगता है कि 2000 से वो एक्टिव है कांग्रेस की राजनीति में, फुल एक्टिविज्म में है वो। फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में तो पीछे काफी स्ट्रांग थे ये। लेकिन क्या मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जब राहुल गांधी को ये पहचान नहीं हुई थी, और ये तो सारे राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग थे, ये मनमोहन सिंह के इर्द गिर्द के लोग भी नहीं थे। ये जो जितने यंग ब्रिगेड आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और अब राहुल गांधी को पहचान करना पड़ेगा कितने लोग और बचे हुए हैं। वही कहने का मतलब है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो है जी एक कॉर्पोरेट प्लस दक्षिण पंथ और एक जो है प्रो पीपल और सोशलिज्म नेहरूवन का बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। दो धड़े हैं। वो शुरू में कांग्रेस पे हमेशा रहा है। 1920 के बाद की पॉलिटिक्स देखें तो राइट और लेफ्ट की लड़ाई होती रही है, कुछ सेंट्रल में भी रहे हैं, मध्यमार्गी भी रहे हैं, लेकिन वो प्योर आइडियोलॉजिकल था। कॉर्पोरेट के लिए प्योर दलाली कोई कांग्रेसी लीडर नहीं करता था, जो 1980 में खुल के एकदम कि हाँ भाई आप आइए क्या करना है। वो तो मनमोहन सिंह के पीरियड में भी मनमोहन सिंह के पीरियड में भी इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन चलिए अंदर खाते जो भी है, लिबरलाइजेशन 1990 के बाद जो आया उसमें तो काफी हद तक मतलब कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में अंतर है। हाँ मनमोहन सिंह जो है गाड़ी का स्पीड था 10 का था, इनका 120, 50, 60 है कि कुछ नहीं, जो चीज़ है बेचते जाओ। जहां 2-4 कॉर्पोरेट घराने उंगली उठा रहे हैं उनको आप दे दो। एक बात बताइए संजीव जी, कांग्रेस मुझे लगता है कि सबसे बुरी हालत में अभी जी अपने अस्तित्व के बाद 3 राज्यों में सरकार है और 50 MP है शायद। तो क्या अब ये नहीं स्पष्ट हो गया कि अब आर पार की लड़ाई कांग्रेस के अंदर ही हो, कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगता है कि थोड़ा सा समाजवाद से इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा उस सोशलिज्म। और इधर जो नए ब्रिगेड सब आ रहे हैं उनको तो ना सोशलिज्म पढ़े हैं, ना कम्युनिज्म पढ़े हैं, ना नेहरू पढ़े हैं, ना कुछ पढ़े। वो दक्षिण पंथ भी नहीं पढ़े हैं, वो तो प्योर उनका तो बस है कि वो 5 स्टार सारी सुविधाएं कॉर्पोरेट जैसे उनको गाइड करेगा वैसा चलेगा। वो दक्षिण पंथ के बारे में भी कुछ नहीं जानते, ना वो राइट जानते हैं ना लेफ्ट जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या ऐसे लोग, वही कहना है कि अब ये राइट टाइम नहीं है कि खड़गे साहब, राहुल गांधी, तमाम जो लोग हैं, ऐसे लोगों को या तो तुम रहो, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जो बात न्याय यात्रा कर रहे हैं और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, उनका जिला अध्यक्ष तो वो बात करी नहीं, जिला अध्यक्ष उल्टा कर रहा है। कास्ट सेंसस की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कमांड तो पार्टी पे है नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जो निचला ढांचा है वो ढांचा ही ध्वस्त हो चुका है, और उस ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए राहुल गांधी को खासा काम करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा था कि अभी पूरी उड़ीसा में जैसे तेलंगाना में इनको सत्ता मिल गई और ये हल्ला हुआ कि BRS और BJP के बीच एक फिक्स मैच चल रहा है, तो लोगों ने कांग्रेस के प्रति वहाँ पे काफ़ी अपना वो सपोर्ट किया और आ गया। सवाल ये है कि कांग्रेस जो है अभी भी छत्रप कल्चर से नहीं निकल पाई। अब देखिए कांग्रेस की एक विडंबना देखिए कि आंध्र प्रदेश में आप बहुत स्ट्रांग थे, जगन मोहन रेड्डी पार्टी से तोड़ के चले गए और आपने सत्ता उनके हाथ गंवा दिया। लेकिन पिछले जगन मोहन के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का संगठन वहाँ से गायब हो गया। अब कांग्रेस को मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, अगर संगठन होता तो कांग्रेस वहाँ जिंदा रहती, तो मजबूरी में जगन मोहन की रेड्डी की सिस्टर को ही लाके आपने प्रदेश में अध्यक्ष बना दिया। मीन्स कि आप ये मान चुके हैं कि आपका निचला ढांचा इतना वीक हो चुका है कि आपको कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में उद्धार जो होगा वो YSR की फैमिली ही कर सकती है। कांग्रेस में शायद इससे बड़ा दुर्दिन हमें नहीं देखने को मिलेगा। कांग्रेस का इतिहास बहुत गौरवान्वित रहा है, और कांग्रेस में दक्षिण पंथ और राइट विंग की हमेशा आर पार की लड़ाई होती रही है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती रही है। नेहरू के टाइम में, नेहरू से पहले भी और नेहरू के बाद भी कभी गोखले और तिलक की लड़ाई हुई है, कभी तिलक और गर्म पंथ और दक्षिण का आपने लड़ाई देखा होगा उस समय भी। तो उस जमाने में भी लड़ाई होती थी, और आर पार की लड़ाई लड़ने की क्षमता आइडियोलॉजिकल पॉइंट पे कांग्रेस के लीडर करते थे। आज की डेट में दरअसल ये इतने हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आपने शर्मिला को अध्यक्ष इसलिए बनाया कि आपका DCC नहीं है, आपके जिले पे नहीं है, तो आपको डिपेंडेंसी किस पे होगा? जो YSR की लेगेसी में जो शर्मिला के साथ जुड़ेंगे वो बूथ लेवल पे, जिले लेवल पे आपका कंट्रोल संभालेंगे। अभी एक दिन मैं मिला था राहुल गांधी से, और मुझे लगता है कि ही इज वेरी क्लियर जी, वो उनको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है। और मेरी जो रीडिंग है
कि राहुल गांधी सेंटर और लेफ्ट के बीच में वो बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी की भी बात कर रहे थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पीएसयूज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तमाम ये बात उनको समझ में है, ठीक है जी। और एक राइट विंग जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, पहले के ज़माने में, अब जब से लोग पहले के ज़माने में लीडर्स हंट करते थे, लीडर्स तैयार करते थे, है ना, कि जैसे सोशलिस्ट लोग या कांग्रेस के लोग यूनिवर्सिटी में जनसभाओं में जाते थे, बात करते थे, वहाँ से यंग पोटेंशियल लीडर ढूंढ के निकालते थे। क्या उस समय नहीं आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को मतलब पूरा जिला स्तर का ऑफिस काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक स्तर का काम नहीं कर रहा है, स्टेट स्तर का काम नहीं कर, एकदम जो ढांचा है वो ढांचा कंकाल है, उसमें ब्लड और फ्लेश देने की जरूरत है, और ये देते हैं मास लीडर्स। तो क्या लगता है कि अब उनको मास लीडर डेवलप करने के लिए लीडरशिप हंट प्रोग्राम चलाना चाहिए? देखिए, लीडरशिप हंट प्रोग्राम उन्होंने चलाया था अगर देखा जाए तो, लेकिन वो फेल हो गया। आपको याद होगा किसी ज़माने में ये पार्टी ऑफिस में इंटरव्यू लेने लगे थे और बहुत सारे यूथ कोट टाइप पैंट पहन के आने लगे थे इंटरव्यू देने। ये बात मुझे लग रहा है जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उससे मुझे याद है। मैं उस समय एक्टिव जर्नलिज्म में था तो मैं कहता था कि आज कांग्रेस, मैं उस समय देखा कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के लिए। फिर राहुल गांधी ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन यूथ कांग्रेस के अंदर, लेकिन इलेक्शन करवाने का तौर तरीके राहुल गांधी उसको सही ढंग से अडॉप्ट नहीं कर पाए। राहुल गांधी उस इलेक्शंस को संभाल नहीं पाए, उसमें जो एक इलेक्शन में क्लीननेस था उसको मेंटेन नहीं कर पाए। उसमें क्या हुआ कि फर्जी कांग्रेस के मेंबर बना के बड़े बड़े लीडरों के बच्चे कांग्रेस यूथ कांग्रेस पे काबू हो गए। और मैं हैरान हो गया कि यूथ कांग्रेस के संगठन के इलेक्शन में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हुए, और 1-1 करोड़ रुपया खर्च होने में जो आम कांग्रेसी वर्कर था वो चुनाव लड़ने के, यंग यूनिवर्सिटी का कोई लड़का चाहता था कि मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ूं, उसके पास न रिसोर्स थे न पैसे थे कि वो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ सके। तो पंजाब जैसे स्टेट में मैंने देखा कि कोई लीडर साहब का, बड़े लीडर साहब का बेटा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, अभी भी कोई बड़ा लीडर का ही बेटा बैठा है। लीगेसी में वो भी ट्रांसफर होने लगा। डेमोक्रेटिक जो इन्होंने प्रोसेस शुरू किया तब भी आम कांग्रेसी नहीं उभर पाया। वो इतना पैसे का गेम हो गया उसमें कि उसमें बड़े कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे और बड़े पावरफुल लोगों के बेटे आके चुनाव जीतने लगे, तो वहां पे भी कांग्रेस का ढांचा फिर वैसे ही हो गया। इसके लिए बेसिकली कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन ये संवाद पब्लिक के साथ करते हुए ये टेम्पररी संवाद है जिसमें आप इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको लोग वोट भी कर दें, एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन जब तक राहुल गांधी डिस्ट्रिक्टों में 1-1 दिन का टाइम जाकर ना दें वहां पे ये संभव है कि पूरे जिला अध्यक्ष को और स्टेट प्रेसिडेंट को ताल कटोरा में बुलाएं और सीक्रेट मीटिंग लें और लाइन लेंथ क्लियर करें, जिसको रहना है रहो, नहीं रहना कटो। अब इससे खराब स्थिति कांग्रेस से क्या होगी, क्या हो सकती है? हाँ। तो क्लियर कट तो पोजीशनिंग करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं कई बार ये समझता हूँ, देखिए कि राहुल गांधी के जहन में ये द्वंद्व है। हाँ, एंड वो अंदर पार्टी के अंदर आइडियोलॉजिकल बैटल जारी है। तो अब चुनाव भी आ गया, अब डू और डाई, अगर चुनाव अगर हार गई तो फिर अगली बार तो ईडी फिर कमाल ही कर देगी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि राहुल गांधी को एक चीज़ समझना चाहिए कि उनके पास बीजेपी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, और जो जिन स्टेटों में इनफैक्ट के पावर में भी रहे हैं बीजेपी के राज में भी, उसके गवर्नेंस को ये निगरानी नहीं कर पाए कि स्टेट का गवर्नेंस कैसा था, कैसा चला, क्या वहाँ पे भी करप्शन का लेवल वही रहा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में था, वहाँ पे भी भर्तियों में घोटाला हुए, युवा वहाँ भी परेशान हुए, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में एलिगेशन लगा, भर्तियों में सर्वेलेंस नहीं था। आप ये देखिए कि राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए और इनके कई मंत्रियों पर आरोप लगे जिसपे आज ईडी के छापा है। तो एक जिन राज्यों में आप सत्ता में आने के बाद जब निश्चिंत होकर बैठ जाते हो, आप वहाँ पे गवर्नेंस के निगरानी के लिए क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब ये बताइए 70 साल में बीजेपी ने 10 सालों में हर जिले में 5 स्टार ऑफिस बना लिया, और यही नहीं 5 स्टार, अगले 50 साल उसका खर्चा कहाँ से आ गया है, उसका भी उन्होंने पैसे वहां रख दिए। अगले 50 ईयर्स अगर पार्टी पावर में भी नहीं रहेगी तो कहाँ से खर्चा आएगा? ये सारे फिक्स डिपॉजिट जिला कार्यालयों के लिए उन्होंने कर दिए हैं। और कांग्रेस के कार्यालय बंद हुए पड़े हैं जहां 70 साल पावर में रही है पार्टी। वो 70 साल पावर में जो पार्टी रही हो उसका ऑफिस बंद हो गया, वहां चपरासी की सैलरी नहीं मिल रही है, वहां पे ताला लगा हुआ है, वहां कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है जिलों में। और बीजेपी के कार्यालयों में अगले 50 साल में क्या होगा, कहां से खर्च आएगा, उसका इंतजाम कर दिया गया है। तो ये कांग्रेस में क्या इंडिविजुअल लीडर्स के पास पैसे चले गए? कांग्रेस में अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल का मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के एक जनरल सेक्रेटरी मुझे मिल गए थे 2005-06 में दिल्ली में।
वो हम मेरे बात सुन लेगी तो किस लिए आए, तो कहते हैं कि जी हम तो बिजली का बिल 3.5 लाख रुपया छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का पेंडिंग है और हमने वो बिल लेके आना है, वो बिजली कट सकती है, बिजली कट सकती है। अब वो जो लीडर थे वो 2 दिन या 1 दिन मोतीलाल वोरा जी से उस समय कोषाध्यक्ष होते थे, 2 दिन उनसे मिले, फिर चेक कटवा के ले गए। ये कांग्रेस का ये मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि भैया अगले 3 साल में किसी भी प्रदेश कार्यालय में कितना बजट आएगा, कितना खर्चा होगा, कितना स्टाफ होगा, कितना चाय पानी का खर्चा है, उसका बजट निर्धारण बजाय कांग्रेस का कल्चर नहीं, कंप्यूटर नहीं, वो क्या करते हैं किसी एक लीडर की ड्यूटी लगाते हैं कि आपने कांग्रेस कार्यालय का खर्चा चलाना है। ऐसे थोड़ी पार्टी चलती है। बीजेपी में ऐसा थोड़ी किसी को कहा जा रहा है कि भैया आपने एक किसी मंत्री को खर्चा लगा दिया, हरियाणा में बीजेपी का ऑफिस बनाया, खट्टर साहब ने किसी एक मंत्री को बोल दिया कि ऐसा है भाई कि इस जिले का ऑफिस का खर्चा आप उठाओगे। आप जो चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय पंचकुला में, वो ऑर्गेनाइज है, उनका पूरा सैलरी है, सारा सिस्टम बना हुआ है, पार्टी के सेंट्रल कमांड से उनका पैसा हर स्टेट को जाता है, डीसीसी उनके डिस्ट्रिक्ट जो वो है। अब ये बताइए, ऐसे ही चंडीगढ़ में ढूंढा जाता था कि कौन ऐसा होगा जो पार्टी ऑफिस ही बना दे। चंडीगढ़ में प्लाट खाली पड़ा था, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का, जहां से पवन बंसल 10 साल 15 साल मंत्री रहे हैं, उसका प्लाट खाली पड़ा था। ढूंढा गया कि कौन बनाएगा इस पार्टी कार्यालय को। पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए कांग्रेस पावर में है और बंदा ढूंढ रही है। तो फिर एक वहाँ के होटलियर थे, बड़े शरीफ आदमी थे, बीबी बहल साहब, मर गए, अब वो अमेरिका में जाकर उनकी डेथ हो गई कोरोना के दौरान। उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। उन बेचारों ने खुद अपने जेब से पैसा लगा के और कहाँ से उठा के, पार्टी पावर में है, और वो उन्होंने पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में सेक्टर 35 में हमने आंखों से देखा कि उन्होंने खड़ा किया। और जब तक वो प्रेसिडेंट 12 साल रहे, पार्टी कार्यालय का स्टाफ का खर्चा अपने होटल के प्रॉफिट से देते थे, होटल के प्रॉफिट से। फिर और तो क्या, उसके बाद बिजली का बिल अपने कंपनी के प्रॉफिट से वहाँ से काट के देते थे। पार्टी से, दिल्ली से उनको नहीं मिलता था। मैंने पार्टी कार्यालय पंजाब का देखा तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो थे उस समय शमशेर सिंह दूलो थे और अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। पावर में रहने के बाद वो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी लगी थी कि आप पार्टी कार्यालय का खर्चा देखो। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्यों लग रही है? आपके अपना एक परमानेंट बजट क्यों नहीं है पार्टी कार्यालय चलाने के लिए? चाहे प्रदेश हो चाहे जिला हो, जो 70 साल से पार्टी रही हो पावर में, उसका पार्टी कार्यालय ही जिलों में बंद है। प्रदेश कार्यालय में पावर में जब पार्टी नहीं रहती है, जिन राज्यों में पार्टी, जैसे आज उड़ीसा है पावर में नहीं है, आप वहाँ जाके पार्टी कार्यालय में बैठ जाइए, जो 4 बंदा आपको नजर जाए। अभी मुझे किसी उड़ीसा के पत्रकार, रहते रहते आदत बिगड़ गई क्या? आदत बिगड़ गई क्या? वो कहते हैं पार्टी भाड़ में जाए, हमें जितना पैसा बनाना है बनाओ। आप कांग्रेस के कोई भी लीडर का अगर आप पूछिएगा कितने का है, तो 500-400 करोड़ की बात नहीं होती। जो सेंटर में मंत्री रह गया है, वो कहते हैं वो 5000 करोड़ का आदमी है, वो 8000 करोड़ का आदमी है। कोई 500, 100, 200 करोड़ वाली भी बात नहीं होती कांग्रेस में। ये भाजपा वालों को ठीक है, हम भी भाजपा वाले पे भी हम ये चीज़ लागू करेंगे बाद में, जब इनकी सत्ता चली जाएगी, जाँच होगी तो इनका ही पता चलेगा। उड़ीसा में आज हालत ये है कि बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच जो फिक्स मैच है, उससे लोग नाराज हैं। अब वहाँ के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लीडर ही नजर नहीं आ रहे हैं ज़मीन पे। और कांग्रेस के तमाम लीडर जो हैं, मुझे एक पत्रकार ने बताया कि राहुल गांधी आके सिर्फ 4 कार्यक्रम कर दें इस राज्य के अंदर चुनाव से पहले, तो उड़ीसा में कांग्रेस जिंदा हो सकती है। 4 से 5 सीट लोकसभा का कांग्रेस निकाल सकती है। कांग्रेस को यहीं से ऑक्सीजन मिल जाएगा उड़ीसा राज्य में। लेकिन सारे लीडर तो फ्लाइट में बैठ के चले गए। वहाँ के सारे लीडर जो है, उड़ीसा के लीडरों को बता रहा था कि सारे लीडर जो वहाँ कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर हैं, वो दिन भर ये सेटिंग लगा रहे हैं। कुछ बीजेपी में बात कर रहे हैं कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे बेटे को आप बीजेपी से टिकट दे दो। बीजेपी से कुछ लीडर्स कांटेक्ट में हैं, कुछ लीडर नवीन पटनायक से कांटेक्ट में है कि मेरे बेटे को, मेरे बहू को, मेरी बेटी को टिकट दे दो। एक कांग्रेस के लीडरों की, वो पत्रकार ने कहा कि ये हालत है। भुवनेश्वर गया था तो मैं देखा कि कांग्रेस से कुछ एक्टिविस्ट लोग से मिला मैं। हाँ, तो थे कांग्रेस के एक्टिविस्ट, लेकिन वो तारीफ कर रहे थे नवीन पटनायक की, वो इसलिए कि उनका भी कुछ फ्यूचर उधर बन जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब राहुल गांधी को सिर्फ ये नहीं कि यात्रा निकाल दिया, यात्रा निकालने के साथ राहुल गांधी को ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस संगठन, हाँ, जैसे कांग्रेस सेवा दल है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है सर कि आपने एक प्रेसिडेंट बना दिया, जैसे बिहार में अखिलेश सिंह को बना दिया, उत्तर प्रदेश में अजय राय को बना दिया। अजय राय या अखिलेश सिंह पार्टी कार्यालय का खर्चा चला लेंगे, पैसा है उनके पास, वो पार्टी को थोड़ा बहुत जिलों में भी फीड कर देंगे। लेकिन जो डीसीसी लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो क्या कर लेंगे इतना? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, पहली बात। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर
आप सिर्फ यही जाके जिलों में राहुल गांधी एक प्रयास करें, 4 जिलों के 5 जिलों की एक जगह मीटिंग लगा के कि कौन कौन सा कांग्रेसी परिवार था, यही आइडेंटिफाई करा लें जो किसी कारणवश भाजपा में चला गया, किसी कारणवश सपा में चला गया, किसी कारणवश बसपा में चला गया, या किसी कारणवश आरजेडी में चला गया। भाई बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस के ही वोटर आरजेडी में है, कांग्रेस के ही वोटर जदयू में है, कांग्रेस के ही वोटर भाजपा में है, विभाजन हो गया। तो वो आखिर वो 1990 से पहले की जो फैमिली थी, उन परिवारों से कांटेक्ट जब तक ये नहीं करेंगे जिनके आइडियोलॉजिकल कांग्रेस के साथ कमिटमेंट था 1990 में, जैसे हमारी फैमिली है, 1990 से पहले हम लोग सारे कांग्रेसी थे, लेकिन आज की डेट में तो कांग्रेस को वोट देने से हमारे परिवार में कोई तैयार नहीं होगा। कोई अपनी सुविधा के हिसाब से जेडीयू में चला जाएगा, कोई बीजेपी में चला जाएगा। बिहार की जो स्थिति है। चलिए, तो संजीव जी से शानदार बातचीत रही और ये वीडियो पूरा देखिए और कोशिश करता हूँ कि राहुल गांधी के पास ये वीडियो पहुंचाइए, जरा सुने कि उनके संगठन में और संगठन अनुसांगिक जो संगठन होते हैं, एलाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक यात्रा का जो फल निकलना चाहिए, जिस लेवल पे प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो फिल्टर डाउन करना चाहिए, वो पूरी विचारधारा जो है। राहुल गांधी की ईमानदारी पे अब कोई शक नहीं है और जनता ये समझ रही है कि आदमी ईमानदार है, इसकी सोच है एक। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सोच के साथ साथ वो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के आसपास जो एक चौकड़ी है, जिसको हम लोग बिहार की भाषा में बोल देते हैं कि एक चंडाल चौकड़ी होती है हर तरफ, तो ऐसे चीज़ों से राहुल गांधी कैसे निकलेंगे, और निकलने के बाद जो है आम जनता के साथ साथ जो संगठन का निचला वर्कर से जब तक संवाद नहीं होगा, ये ऊपर के हवाई जहाज में जितने लोग बैठे हैं, ये नहीं हवाई जहाज में 25-30 बैठे हुए थे, 30-35। मुझे कभी की हंसी आ रही थी कि 30-35 में से 2024 के मार्च इलेक्शन में अगर बीजेपी जीत गई तो इस 30-35 में से कितने लोग राहुल गांधी के आसपास नजर आएंगे और कितने लोग मोदी जी के आसपास नजर आएंगे। मुझे मैं गिन रहा था, उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया कि हो सकता है मई के बाद ये सब मोदी जी के इर्द गिर्द नजर आ सकते हैं। तो मुझे चलिए, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, जो लोग संगठन पार्टी चलाते हैं तो सत्ता में वही पार्टी आ सकती है जिसका जिला का संगठन वो मजबूत रहे, स्टेट का संगठन ऑर्गेनाइजेशन 5 साल 24 पॉलिटिक्स 24 घंटे होती है, 5 साल होता है, चुनाव 1 दिन होता है। इसलिए संगठन ऑफिस बेयरर्स को हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए राहुल गांधी चूंकि लगातार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी यहाँ से खड़गे साहब बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, वो फिल्टर डाउन नीचे तक नहीं कर रहा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। नमस्कार।